रजनी का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर राज वहाँ पानी पीने आया। उसने रजनी के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज़ बुखार है। हाँ, रजनी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक आया। भैया को बताया? नहीं, वो तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई, मगर रजनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली ही बुखार है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनाते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी? रजनी की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। रजनी बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रजनी का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। किसी भी काम के लिए वह उसे ही भेजते थे। रजनी का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विनय जैसे प्यार करने वाला पति पाकर रजनी भी बहुत खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवराज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 साल के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब रजनी 30 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। राज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रजनी ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रजनी आज तक नहीं भाप पाई थी। राज की गर्दन धीरे से रजनी की ओर घूमी। वह कनखियों से रजनी की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। रजनी की सांसों के साथ साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे राज के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज़ बंद जाने कर रजनी ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राज हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर राज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया। खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। रजनी ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद रजनी सोने जाने लगी तो राज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। रजनी ने मना किया, लेकिन राज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मांगती हो हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। रजनी ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई।
राज ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राज बाबू? केमिस्ट ने राज को खोया सा देखा तो पूछा। राज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राज मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। राज को याद आया कि उसने सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी रजनी के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले कर बातें किया करता था। उसने राज के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की दवा भी दे दी। राज ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पे आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राज के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राज उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही रजनी ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी भी थी लगा था। जी भाभी आइए अंदर चलिए, राज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। रजनी अपने कमरे में आकर लेट गई। राज ने उसे बुखार की दवा दी। रजनी दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज ने उसे रोका। भाभी अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया? रजनी ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राज ने उसके बाम की डब्बी ले ली, उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रजनी को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद राज ने पुष्टि करने के लिए रजनी को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राज ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राज की कनपट्टियों से खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ रजनी के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतारते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय रजनी की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थक कर चूर होकर रजनी के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया है मैंने आपका। राज बेशर्मी से बड़बड़ाया और रजनी की तस्वीर खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। रजनी अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। राज पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रजनी अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के बटन भी बंद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह पलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसने रजनी ने लिखा था, बस अब औलाद बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया,
औलाद के लिए। मेरे बेटे मेरे पास था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बचपन के बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राज को कानूनी रूप से गोद ले लूँगी। राज की आंखों में के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर मुग्धा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। यह क्या हो गया मुझसे? अचानक राज का ध्यान रजनी के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी, उसकी हेयर क्लिप उठाई और रजनी का सिर अपनी गोद में रखकर बोला और उसके बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रजनी की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रजनी के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राज की लाश पास वाली नदी में मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रजनी का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल फ़ोन में कैद रजनी की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कर रंग रलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर रजनी हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छट गई। विनय का फ़ोन आया था, वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन रजनी बस सुनती रही। उसकी सूनी आँखों के सामने राज का बचपन चल रहा था। वह नहीं इस घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए रजनी के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रजनी का शरीर एक ओर लुढ़क गया। रजनी चीखते हुए विनय उसे झंझोरे जा रहा था और रजनी कभी ना जागने वाली नींद में सो चुकी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Please subscribe the channel.